नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी दुनिया की खोज पर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। हमारे पास कुछ दिलचस्प दस्तावेज हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं जो इस अनदेखे अतीत पर थोड़ी रोशनी डालती हैं। जी। और हमारा इरादा है कि इन बिखरे हुए सुरागों को एक तरह से जोड़कर ये समझें कि मध्य प्रदेश में शुरुआती इंसानों का जीवन कैसा था, वो कौन से औजार इस्तेमाल करते थे, कैसे रहते थे और सबसे ज़रूरी वक्त के साथ उनमें क्या बदलाव आए। ये एक तरह से पुरातात्विक जासूसी जैसा है, अतीत की परतें खोलना। बिल्कुल, जासूसी। हाँ। और मध्य प्रदेश ही क्यों, मतलब इस कहानी के लिए ये जगह इतनी अहम क्यों है? इन दस्तावेजों से क्या पता चलता है? देखिए, मध्य प्रदेश में एक तो गुफाएं और चट्टानी आश्रय, जिन्हें शैलाश्रय कहते हैं, वो बहुत हैं। भीमबेटका का नाम तो सब जानते हैं, वो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, भीमबेटका तो है ही। और फिर यहाँ बड़ी नदियां हैं, नर्मदा, सोन, चंबल, बेतवा। इनकी घाटियों में ही प्राचीन जीवन के सबसे ज्यादा निशान दबे पड़े मिलते हैं। अच्छा, तो इन्हीं शुरुआती निशानों में हमें दो मुख्य तरह की पत्थर औजार बनाने की शैलियाँ मिलती है ना, सोनियन और एशुलियन। हाँ बिल्कुल, ये शुरुआती वर्गीकरण है। सोनियन में ज्यादातर नदी के गोल पत्थरों मतलब पेबल्स से बने भारी सीधे साधे औजार दिखते हैं, और एशुलियन की पहचान है खास तौर पर तराशे गए हस्तकुठार यानी हैंडैक्स, दोनों तरफ से काम किए हुए। यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। ये तो समझ आता है कि मध्य प्रदेश रहने के लिहाज से अच्छी जगह रही होगी, मतलब जंगल, जानवर, पानी के लिए नदियां और सिर छुपाने को गुफाएं। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ एक थोड़े समय की बात नहीं है, यहाँ हमें एक बहुत लंबा सिलसिला दिखता है। निम्नपुरा पाषाण काल के वो भारी भरकम औजारों से शुरुआत होती है, फिर मध्यपुरा पाषाण काल आता है, उसमें थोड़े बेहतर और छोटे औजार बनते हैं, फिर उच्चपुरा पाषाण काल में और भी महीन तकनीक वाले औजार, और उसके बाद मध्य पाषाण और नव पाषाण काल तक। ये पूरा विकास दिखाता है कि इंसान सिर्फ जी नहीं रहा था, वो लगातार सीख रहा था, बदलती जलवायु और माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहा था। ये अनुकूलन की एक, आप कह सकती हैं, शानदार कहानी है। और इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है औजारों का बदलना, है ना? बड़े बेडौल पत्थरों से छोटे, नुकीले और खास कामों के लिए बने औजारों तक का सफर। ये सिर्फ तकनीक का विकास नहीं लगता, ये शायद सोच का भी विकास दिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि इंसान पत्थर को सिर्फ एक चीज की तरह नहीं देख रहा था, वो उसे समझ रहा था, उसके गुणों को पहचान रहा था और उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के नए नए तरीके निकाल रहा था। ये समस्या समाधान की जो क्षमता है, उसका विकास हमें यहाँ साफ दिखता है। अब इन शुरुआती इंसानों के जीवन को और करीब से समझने के लिए हमें नदी घाटियों को देखना होगा। वो प्राचीन जीवन की धमनियां थीं एक तरह से। हाँ, मतलब पानी और भोजन तो था ही, पर उनके छोड़े हुए निशान भी वहीं मिले। औजार, रहने की जगहें, कभी-कभी जानवरों की हड्डियां, वो सब मिट्टी की परतों में सुरक्षित रह गए। तो कौन सी घाटियों पर ध्यान दें? पश्चिम से शुरू करें। चंबल घाटी का जिक्र है। हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, खासकर मंदसौर जिले के आसपास चंबल घाटी फैली है। यहाँ जो अध्ययन हुए हैं उनसे मुख्य रूप से निम्न पुरापाषाण काल के एशुलियन औजार मिले हैं। वही हैंडैक्स और क्लीवर वाले। जी, वही हैंडैक्स और क्लीवर यानी विदारक। ये उपकरण दिखाते हैं कि शुरुआती दौर के इंसान यहाँ काफी सक्रिय थे। इंदौर के पास भी कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं इस इलाके में। ठीक है, चंबल के बाद बेतवा घाटी की तरफ चलें। भोपाल के पास से निकलती है और फिर उत्तर प्रदेश में जाती है। वहां क्या मिला है? बेतवा घाटी में, खासकर रायसेन के पास, निम्न और मध्य पुरापाषाण काल दोनों के औजार पाए गए हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एशुलियन स्थल मतलब हैंडैक्स वाले स्थल उतने ज्यादा नहीं है जितने शायद नर्मदा या सोन घाटी में मिलते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ये अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, शोध का विषय है। पर यहाँ ऐसा लगता है कि मध्य पुरापाषाण काल के जो शल्क आधारित औजार थे, फ्लेक बेस्ड टूल्स, वो ज्यादा प्रमुख थे। और अब आते हैं उस घाटी पर जिसका नाम सुनते ही मतलब प्रागैतिहासिक भारत का जिक्र आता है, नर्मदा घाटी। अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक बहने वाली ये नदी तो जैसे अतीत का खजाना है। खजाना कह सकते हैं, बिल्कुल। और ये गलत नहीं होगा। नर्मदा घाटी पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा समृद्ध है। यहाँ न सिर्फ प्राचीन औजार मिले हैं, बल्कि जानवरों के जीवाश्म भी बड़ी संख्या में मिले हैं,
जो उस समय के पर्यावरण और जीवन को समझने में काफी मदद करते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे, आप कह सकते हैं, सनसनीखेज खोजों में से एक है हथनोरा में मिला मानव जीवाश्म। हाँ, नर्मदा मानव। इसके बारे में जरा और बताइए, ये इतना खास क्यों है? हथनोरा में जो मिला वो खोपड़ी का एक हिस्सा है, कपाल खंड, और माना जाता है कि ये होमो इरेक्टस प्रजाति का है। ये वो प्रजाति है जो हमसे ठीक पहले आई और औजार बनाने में माहिर थी। अच्छा। नर्मदा मानव की खोज इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप में मिले सबसे पुराने और सबसे निश्चित मानव जीवाश्मों में से एक है। ये सीधा सबूत है कि आज से लाखों साल पहले इस इलाके में इंसान मौजूद थे। इस खोज ने भारत को मानव उद्भव के वैश्विक नक्शे पर एक अहम जगह दिलाई। ये तो वाकई में इतिहास बदलने वाली खोज थी नर्मदा घाटी में। और क्या महत्वपूर्ण मिला है? आदमगढ़ शैलाश्रय का भी जिक्र आता है। हाँ, होशंगाबाद के पास आदमगढ़ शैलाश्रय भी बहुत खास है। यहाँ से जो सबूत मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं और वो दिखाते हैं कि इंसान ने जानवरों को पालतू बनाना शायद शुरू कर दिया था। पालतू बनाना मध्य पाषाण काल में? हाँ, ये पशुपालन के शुरुआती साक्ष्यों में से हैं। ये शिकार और भोजन इकट्ठा करने वाली जीवन शैली से एक बहुत बड़ा कदम आगे था। ये दिखाता है कि इंसान अब अपने पर्यावरण को सिर्फ इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसे एक तरह से नियंत्रित करने की दिशा में बढ़ रहा था। इसके अलावा सामनापुर जैसी जगहों से निम्न पुरा पाषाण काल के औजार भी मिले हैं, जो दिखाते हैं कि घाटी में मानव उपस्थिति बहुत लंबे समय तक रही। नर्मदा घाटी तो सचमुच एक खुली किताब जैसी लग रही है। अच्छा, अब जरा पूर्व की ओर चलते हैं, सोन घाटी की तरफ। सुना है यहाँ भी काफी काम हुआ है। जी, जी.आर. शर्मा और जे.डी. क्लार्क का नाम आता है। बिल्कुल। सोन घाटी का अध्ययन हमें एक और शानदार कहानी दिखाता है। यहाँ क्या है कि हमें निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक का एक निरंतर सांस्कृतिक क्रम देखने को मिलता है। आप सोचिए, सोन नदी ने हजारों सालों में मिट्टी और बजरी की कई परतें जमा की। बिल्कुल एक किताब के पन्नों की तरह। हर परत एक अलग जमाने की कहानी कहती है और पुरातत्वविदों ने इन परतों को पढ़कर उस कहानी को समझा है। इन दस्तावेजों में कुछ जमाओं डिपॉजिट्स के नाम हैं: स्याहावल, पटपरा, बाघोर, खैतोही। ये क्या है और इससे क्या पता चलता है? चलिए सबसे पुरानी परत से शुरू करते हैं, स्याहावल। स्याहावल जमाव सबसे नीचे की परत है, यानी सबसे पुरानी। ये हमें सीधे निम्न पुरा पाषाण काल के एशुलियन दौर में ले जाती है। ये करीब 10 मीटर मोटी परत है और इसमें हमें सीधे पत्थर के गोले यानी पिंड मतलब कोर से बनाए गए औजार मिलते हैं, वही हैंड एक्स और क्लीवर। ये उस दौर की कहानी कहते हैं जब औजार बड़े और भारी हुआ करते थे। ठीक है। स्याहावल के ऊपर आती है पटपरा परत। यहाँ क्या बदलाव दिखता है? पटपरा जमाव एक तरह का आप कह सकते हैं बदलाव का दौर दिखाता है। निम्न पुरा पाषाण से मध्य पुरा पाषाण की तरफ संक्रमण। यहाँ औजारों का अंदाज बदलता है। अब पत्थर के बड़े टुकड़े से पहले शल्क यानी फ्लेक उतारे जाते हैं और फिर उन शल्कों से औजार बनते हैं। इसलिए यहाँ ब्लेड, खुरचनी यानी स्क्रैपल जैसे शल्क आधारित उपकरण ज्यादा मिलते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इस परत में जानवरों के जीवाश्म भी मिले हैं, जैसे गाय, बैल, हिरण, हाथी, घोड़े, गैंडे, दरियाई घोड़े। ये हमें उस समय के जीव जंतुओं और पर्यावरण की एक अच्छी झलक देते हैं। यानी औजार बदल रहे थे और हमें उस समय के माहौल का भी अंदाजा लग रहा था। पटपरा के बाद बाघोर जमाव का जिक्र है। ये किस समय का है? बाघोर जमाव और भी आगे की कहानी कहता है। ये उच्च पुरा पाषाण काल के आखिरी दौर से लेकर मध्य पाषाण काल तक फैला हुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का मिलना, यानी माइक्रोलिथ्स। ये बहुत छोटे, बारीकी से बनाए गए पत्थर के औजार थे, जिन्हें शायद हड्डी या लकड़ी के हत्थों में लगाकर इस्तेमाल किया जाता होगा। ये तकनीक में एक बड़ी छलांग थी। माइक्रोलिथ्स। हाँ। और बाघोर में कुछ और भी अनोखा मिला था। किसी पूजा स्थल जैसी संरचना का जिक्र पढ़ा मैंने। हाँ, बाघोर आय नाम की एक जगह है। ये करीब 9000 ईसा पूर्व की है। वहाँ खुदाई में एक गोलाकार चबूतरा जैसा ढांचा मिला, जिसके बीच में एक खास तरह का तिकोना प्राकृतिक पत्थर रखा हुआ था। इसे दुनिया के शुरुआती पूजा स्थलों या शायद कहें तो धार्मिक अनुष्ठान की जगहों में से एक माना जाता है। 9000 ईसा पूर्व, ये तो बहुत पुराना है। जी, ये हमें बताता है कि इंसान शायद सिर्फ पेट भरने की नहीं सोच रहा था, बल्कि
ब्रह्मांड और अपनी जगह के बारे में भी विचार करने लगा था। फिर बाघोर 3 स्थल है जो मध्य पाषाण काल का है। ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। और सबसे ऊपरी परत है खेतो ही जमाओ। खेतो ही जमाओ सबसे नई परत है इन चारों में, जो करीब 10,000 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब नवपाषाण काल की शुरुआत से जुड़ा है। ये उस दौर का संकेत देता है जब इंसान नदियों के किनारे ज्यादा स्थायी रूप से बसने लगा था। शायद खेती और पशुपालन ज्यादा व्यवस्थित हो रहे थे। तो सोन घाटी हमें एक ही जगह पर हजारों सालों के मानव विकास और बदलाव का पूरा क्रम दिखा देती है। बहुत महत्वपूर्ण स्थल है ये। ये नदी घाटियों का सफर तो कमाल का था। अच्छा, अब जरा इन पुरापाषाण कालों को थोड़ा और व्यवस्थित तरीके से समझ लेते हैं। निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल, इनमें मुख्य फर्क क्या था, खासकर औजारों के लिहाज से? निम्न पुरापाषाण काल से शुरू करते हैं। निम्न पुरापाषाण काल, जैसा हमने पहले भी बात की, ये बड़े और भारी औजारों का दौर था। हैंडएक्स और क्लीवर इसकी पहचान है। ये औजार सीधे पत्थर के बड़े टुकड़ों या गोलों यानी कोर से बनाए जाते थे, तोड़कर या छीलकर। मुख्य मकसद होता था काटना, छीलना या शायद तोड़ने का। क्वार्ट्जाइट जैसे सख्त पत्थर ज्यादा इस्तेमाल होते थे और जीवन मुख्य रूप से शिकार और जंगली चीजें इकट्ठा करने पर ही निर्भर था। ठीक है, फिर आया मध्य पुरापाषाण काल। यहाँ मुख्य बदलाव क्या था तकनीक में? यहाँ तकनीक बदल गई। अब कोर से ज्यादा फ्लेक यानी शल्क महत्वपूर्ण हो गए। पहले पत्थर से मनचाहे आकार के शल्क उतारे जाते थे, फिर उन शल्कों को और तराश कर औजार बनाए जाते थे। इसे फ्लेक टूल इंडस्ट्री कहते हैं। अच्छा, फ्लेक टूल इंडस्ट्री। हाँ, इससे औजार थोड़े छोटे हुए, हल्के हुए और ज्यादा विविध हो गए। वेधनी, खुरचनी, बेधक जैसे औजार बने, जो शायद खाल साफ करने, लकड़ी छीलने या छेद करने जैसे बारीक कामों में आते होंगे। और पत्थर भी बदले। क्वार्ट्जाइट के साथ साथ चर्ट, जैस्पर जैसे थोड़े महीन दाने वाले पत्थरों का इस्तेमाल भी बढ़ा। ये दिखाता है कि औजार बनाने की समझ बढ़ रही थी। और इसके बाद आता है उच्च पुरापाषाण काल। इसे और उन्नत माना जाता है ना? जी हाँ, उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड तकनीक का विकास हुआ। ब्लेड मतलब लंबे, पतले, समानांतर धार वाले पत्थर के फलक। ये बनाना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ये बहुत कारगर होते थे। तेज धार मिलती थी इनसे। साथ ही ब्यूरिन यानी तक्षणी जैसे औजार भी बने, जिनसे शायद हड्डी, सींग या लकड़ी पर नक्काशी या खुदाई जैसा काम किया जाता होगा। अच्छा, ब्यूरिन। औजार और भी छोटे, हल्के और ज्यादा विशेष कामों के लिए बनने लगे। इस दौर में हमें हड्डी के बने औजार और सुइयां भी मिलने लगती हैं। पत्थर भी और बेहतर इस्तेमाल हुए। चर्ट, फ्लिंट, एगेट जैसे सिलिका वाले महीन पत्थर ज्यादा इस्तेमाल होने लगे, जिनसे बहुत तेज धार बनाना संभव था। और इसी दौर से कला का भी जुड़ाव बताया जाता है, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी। बिल्कुल। हालांकि इन दस्तावेजों में भीमबेटका का बहुत विस्तृत जिक्र नहीं है, पर हाँ, उच्च पुरापाषाण काल को ही कला के उदय का समय माना जाता है मोटे तौर पर। भीमबेटका जैसी जगहों पर चट्टानों पर जो चित्रकारी मिलती है, जिसमें शिकार के दृश्य हैं, नाचते गाते इंसान हैं, जानवर हैं, वो इसी दौर या इसके तुरंत बाद शुरू हुई मानी जाती है। और ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस समय के इंसान की सोच, उसके समाज और उसकी दुनिया को समझने का एक झरोखा है। ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अनुभवों और विचारों को व्यक्त भी कर रहा था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक और छोटी सी बात रह गई, प्री-सोनियन साक्ष्य, ये क्या चीज है? हाँ, ये एक दिलचस्प लेकिन थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। शिवालिक पहाड़ियों में, मतलब हिमालय की तलहटी में, प्लायो-प्लीस्टोसीन काल के यानी बहुत ही पुराने, शायद 20 लाख साल से भी ज्यादा पुराने क्वार्ट्जाइट पत्थर के कुछ औजार या शल्क मिले हैं। 20 लाख साल? जी। इन्हें सोनियन परंपरा से भी पहले का माना जाता है और ये भारतीय उपमहाद्वीप में मानव उपस्थिति के सबसे पुराने संभावित संकेतों में से हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगी, इनकी निश्चितता और ये कितने पुराने हैं, इस पर अभी भी विशेषज्ञों में पूरी सहमति नहीं बनी है। ये अभी शोध का ही क्षेत्र है। समझ गया। तो हमने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक अतीत की एक काफी लंबी यात्रा की, शुरुआती बड़े औजार बनाने वालों से लेकर नर्मदा मानव की जबरदस्त खोज तक, फिर सोन घाटी में हजारों साल के बदलाव का वो क्रम, और फिर माइक्रोलिथ्स और कला के उदय तक। हाँ, और इस पूरी यात्रा में हमने देखा
कि मध्य प्रदेश सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, ये मानव इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोगशाला रहा है। बिल्कुल। नर्मदा और सोन जैसी नदियों ने न सिर्फ जीवन दिया बल्कि अतीत के सबूतों को सहेज कर भी रखा। आदमगढ़ में पशुपालन के वो शुरुआती संकेत, या भागोर का वो रहस्यमयी चबूतरा, ये सब हमें उस सुदूर अतीत के लोगों के जीवन और शायद उनकी सोच के करीब ले जाते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, इन सारी जानकारियों को समेटते हुए। पूछिए। हमने बागोर वन जैसे एक संभावित पूजा स्थल की बात की, हमने उच्च पुरापाषाण काल में कला के पनपने का जिक्र किया, जैसे भीमबेटका। जी। ये चीजें दिखाती हैं कि इंसान सिर्फ शिकार करने और पेट भरने तक ही सीमित नहीं था। जी। उसका एक मानसिक, एक शायद कहें तो आध्यात्मिक जीवन भी विकसित हो रहा था। ये एक बहुत गहरा बिंदु है जो आपने उठाया। ये खोजें, चाहे वो बाघोर का ढांचा हो या भीमबेटका के चित्र हो या शायद कभी-कभी औजारों में दिखने वाली सुंदरता की हल्की सी झलक हो, ये हमें क्या बताती हैं? क्या ये सिर्फ संयोग है या ये उस शुरुआती इंसान की उस कोशिश का हिस्सा है जिसमें वो अपने आसपास की दुनिया को, अपने अस्तित्व को समझने और उसे कोई अर्थ देने की कोशिश कर रहा था? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान कब और कैसे बना? सिर्फ औजारों से नहीं, बल्कि अपनी सोच से, अपनी कल्पना से, अपनी अभिव्यक्ति से। ये सिर्फ जीने की लड़ाई से आगे की बात है। वाकई एक सवाल जो इन पत्थरों और हड्डियों से कहीं आगे जाता है। और इसी विचार के साथ हम मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल के इस गहरे अन्वेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है अतीत की ये झलक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक रही होगी।